aspirants. Now, as we all know that our country is going through a lockdown, so all the offline classes were called off due to social distancing cause. So now we are going to avail one more important platform, which is called digital platform. So we are going to conduct online classes so that our syllabus can go on the way that it should go. So उसी का एक पार्ट है ये क्लासेस हम लोग स्टार्ट किए हैं, और इस क्लासेस में हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर अंडरगोइंग 12th जेईई मेंस एंड नीट एस्पायरेंट्स के लिए। हम लोग क्लासेस का पहला जो मॉड्यूल है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, और आज इस क्लास को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एस्पेक्ट्स ये है दो कैटेगरीज में। इन द फर्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन थोरोली डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द एप्लीकेशन पार्ट। ओके, so let us start with this chapter with a full swing. First of all, we go for intro part. Intro part, what is electrostatics? तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स में इसको डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। So first of all, we have to understand what is electrostatics. Electrostatics is basically the branch in which we are studying charge at rest. The most important thing is what is charge. Which body is said to be charge? तो चार्ज कौन क्या है उसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसका फील ले लेते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, व्हाट इज इट, फर्स्ट वी नीड टू नो। सो फार हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी का एक सबसे फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है मास। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। व्हाई? बिकॉज नो बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। सो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और मैटर। न्यूटन हैज फॉर्मुलेटेड वन वेरी फेनोमिनल लॉ विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने क्या कहा कि अगर टू बॉडीज हैव बिग मास attract each other with a force, and that force is called force of attraction or force of gravitation, and the distance between the two bodies is nothing but, let us say, finite distance is r. तो न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया और एक लॉ बनाया जो हम लोग 11th क्लास में देखे हैं। दैट लॉ, दैट फॉर्मुलेशन, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो ये है, इस तरह का है, Gm1r1 Gm1m2 upon r square, where G is universal gravitation constant, and this force is always attractive in nature. Attractive in nature. Most of the students were saying, सोच रहे होंगे कि इसको क्यों बता रहे हैं ग्रेविटेशन को, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैट्स है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चार्ज को अच्छे तरीके से डेप्थ में समझ सके कि चार्ज का एक्चुअल नोशन क्या है। उसको इसके बिना वो फील नहीं आएगा आपको कि चार्ज क्या है। ओके, तो इन दो मास के बदले में साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स जिसका मास हम लोग को पता है, आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना मास है। मैं भी लिखता हूँ 31 kg, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और उनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर रखा गया। तो साइंटिस्ट इस बात को देख के शॉक हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास मास है उन्हें चाहिए था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, इन स्पाइट ऑफ दैट वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। दिस वॉज द मैटर ऑफ कंसर्न। ये बहुत बड़ा शॉकिंग था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आखिर एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि न्यूटन्स का लॉ यूनिवर्सल लॉ है। उनका कहना है कि दो बॉडीज के पास अगर मास होगा दे विल अट्रैक्ट, बट दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास मास है
In spite of that, they are not attracting each other. This was the matter of concern. यहाँ पर उनका माथा ठनका साइंटिस्ट का, ये क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और तब और ज्यादा उनका माथा ठनका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा था विथ ए फोर्स, एंड दैट फोर्स वाज फाइंड टू बी 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन। ये फोर्स कहां से आ रहा था उस वक्त उन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जी का वैल्यू हम लोगों को सबको पता है 6.67 न्यूटन का माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हम लोगों को 9.1। इन सब को रखने के बाद जो ग्रेविटेशन फोर्स आया था वो इतना आ गया था 67 around. This was the values. So these values is quite weaker than this one. तो ये वैल्यू तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये वैल्यू तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनके पास क्या था, मास था, मास की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, दैट इज नॉर्मल। बट ये कहां से आया, ये उनको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने, जब दो प्रोटॉन को लेके आया, प्रोटॉन का भी मास आपको पता होना चाहिए 1.67 इंटू 1.67262 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। 1.67262 इंटू 10 टू माइनस 27 केजी होता है मास ऑफ प्रोटॉन। को भी 1 सेंटीमीटर पे रखा, तो मास इनके पास भी था, राइट। तो लेकिन ये लोग क्या था, ये लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, फिर भी ये भी दोनों प्रोटॉन दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि रिपेल कर रहा था, और उतना ही फोर्स रिपेल कर रहा था 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन से ही रिपेल कर रहा था। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये कुछ ऐसा बात है, कुछ ऐसा रहस्य है, कुछ ऐसा सीक्रेट है, जिसमें जो बात इलेक्ट्रॉन के पास है वही बात प्रोटॉन के भी पास है, क्योंकि दोनों को जब सेम डिस्टेंस पर रखा गया है तो दोनों का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो सेम आ रहा था। दिस वॉज द सेम वैल्यू, फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों का सेम आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी। लेकिन जब न्यूट्रॉन को रखा गया, न्यूट्रॉन का मास सबको पता है आप लोगों को, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 493 अराउंड, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, माइनस 27 केजी। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू 1.67492 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इनको जो 1 सेंटीमीटर पे रखा गया, तो इनके बीच में एक ही फोर्स आया, एंड दैट फोर्स वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स कितना आया, वो फोर्स आया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 न्यूटन। ये वाला फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था, यहाँ पर किसी तरह का रिपल्सिव फोर्स नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में रिपल्सिव फोर्स आया। अब उनके पास बहुत कुछ था बताने को, दुनिया के सामने रखने को, अपनी बातों को रखने का उनके पास था। वो क्या बात था कि जो क्वालिटी, जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स के पास है, सेम प्रॉपर्टी कुछ ऐसा प्रोटॉन के पास भी है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के पास वो वाला प्रॉपर्टी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। अब दुनिया को एक डेफिनेशन की जरूरत था, और वो डेफिनेशन अब बन चुका था। नाउ वी नीड टू नो द डेफिनेशंस। वर्ल्ड नीड्स अ डेफिनेशन ऑफ चार्ज। सो अब जो कंक्लूजन लेके आया वो ये था कि एक बॉडी के पास मास के अलावा एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी होता है। ए बॉडी हैव एडिशनल प्रॉपर्टी अदर देन मास बाय वर्च्यू ऑफ विच, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर वो दो बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है एक दूसरे पर। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। तो ये दुनिया के सामने एक डेफिनेशन आ गया चार्ज का, कि चार्ज क्या है। तो चार्ज प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का, जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, जिसके वर्च्यू के अकॉर्डिंगली दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को पे ऊपर में इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। सो चार्ज इज व्हाट, नाउ वी नीड टू डिफाइन इट। कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं बहुत सारा चीज, हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं चार्ज के बारे में। What is charge? So charge is actually it is an additional
property of a matter by virtue of which two bodies can exert electric force on each other, and this electric force may have two natures. One, electric force of attraction, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बोलते हैं हम लोग इसको, एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये दोनों डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग को दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रेडी हो जाना चाहिए चार्ज का, कि चार्ज एक बॉडी का एडिशनल प्रॉपर्टी है, जरूर है, जिसके बेसिस पर दो बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्रिपल्सन्स एक्सर्ट कर सकता है, दैट्स इट। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक और चीज यहाँ पर बहुत ट्रिकी है, और ट्रिकी क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आ गया तो पता नहीं चल पाएगा कि बॉडी चार्ज है कि चार्ज नहीं है, क्योंकि टू बॉडीज हैविंग मास ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली है, लेकिन वो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज क्वाइट वीक फोर्स, वी नो दैट। जैसे अभी अगर हम ये डस्टर को रख रहे हैं दोनों, तो डस्टर के पास मास है, बट these two bodies are not attracting each other, but they must have some force of attractions. So अगर लेकिन चार्ज बॉडी अगर होगा और वो दोनों पे अनइक्वल चार्ज होगा, तो वो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो एप्रिशिएबल होगा, वो दिखेगा हम लोगों को, वहां पे उसका इफेक्ट दिख जाएगा, वो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा वहां पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा एप्रिसिएबल है, सिग्निफिकेंट है, फाइनाइट है, रेदर देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। सो यहाँ पर तो, लेकिन हम लोग फिर भी एक जरूर रेफरेंस ले लेंगे, और रेफरेंस क्या लेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन is the sure test of charging, मतलब रिपल्सन अगर बॉडी में हो रहा है, दो बॉडी के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों बॉडी श्योर चार्ज्ड है, चार्ज का श्योर इंडिकेशन यहाँ से आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अब भी मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखा यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। सो अब हम लोग का अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा नेचर ऑफ चार्जेस। नाउ हम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज कैसा होता है, कितने टाइप का चार्ज हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हम लोग सबको पता है कि एटम इनिशियली न्यूट्रल होता है, एटम एक्चुअली न्यूट्रल होता है, और एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हम लोग इसी का हेल्प लेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो सपोज ये एटम को बनने में इलेक्ट्रॉन्स लगा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n है। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम।
और ये मान के चल रहे हैं कि E ये है चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इस पे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, टोटल चार्ज Ne हो जाएगा। नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि n ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज मान के चल रहे हैं P है, चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच प्रोटॉन, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू पी। अब अगर हम नेट चार्ज लिखे इस एटम का, नाउ नेट चार्ज ऑन दिस दैट विल बी Ne प्लस Np, और एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है, सिंस एटम इज न्यूट्रल थिंग, न्यूट्रल होता है, तो Ne प्लस Np का सम करने पे 0 होना चाहिए, विच मीन्स Ne इक्वल टू माइनस Np होना चाहिए। दिस विल गेट कैंसिल आउट इजली, सो E इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस P होना चाहिए। अब यहां से ही इस वर्ड को एक कन्वेंशन मिल गया कि अगर प्रोटॉन को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। कन्वेंशन यहीं से मिल गया हमको। और यहाँ पर एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है हम लोगों को कि जितना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है उतना ही चार्ज किस पर है, प्रोटॉन्स पे है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जितना इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। कभी भी दोनों पर सेम चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशंस बता रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों को आइडिया हो गया नेचर ऑफ चार्ज का। नाउ अब आप लोग को आई होप कि चार्ज के बारे में नोशन आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चार्ज क्या है। अब चार्ज पे के ऊपर में जो सबसे पहला लॉ फॉर्मुलेट होकर के आया इस वर्ल्ड के आगे सामने, वो था कूलम्स लॉ। इस लॉ को हम लोग समझते हैं पहले कि ये कूलम्स लॉ कैसा है। ये कूलम्स लॉ का इंटरेक्शन एकदम एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ बहुत कुछ सिमिलर है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ इज स्टेटिंग टू अस। This law states that the force of the electrostatic force of interaction between two charges Q1 and Q2 separated by small distance r each is 1 directly proportional to product of charges and second inversely proportional to square of the distance between them. This we need to understand. Now we are going to generalize it in the terms of mathematics. वो क्या कह रहा है, सपोज कि F is the force of interactions, electrostatic force of interactions. So F is directly proportional to product of the charges, and this same F is inversely proportional to
square of the distance between them. After combining the two, we will be getting, after combining it, f something like that. एंड आप लोग का यूजुअल प्रैक्टिस है कि इस साइन को रिमूव करने के लिए वी ब्रिंग अ कांस्टेंट दैट इज के एंड द वैल्यू ऑफ के विल बी स्टेटेड वेरी शॉर्टली. ये जो के है दिस इज बेसिकली अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कह सकते हैं. और एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में के का जो वैल्यू निकल करके आया वो आया इसके जैसा 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये वैल्यू होती है. तो अगर इस लॉ को पूरी तरीके से लिखा जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ पर, ये लॉ कुछ इस तरीके का दिखेगा. F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R². ये इस लॉ का बेसिक स्ट्रक्चरल आपको दिखेगा यहाँ पर. F = 1/4πε0 Q1 Q2/R². नाउ इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट. वी कॉल इट एप्सिलॉन नॉट. इसका रोल हम लोग को समझ लेते हैं कि इसका रोल क्या है. मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, आपको हो गया. Epsilon naught. This term is called electrical permittivity. Electrical permittivity. Permittivity of the medium. इसको हम बोले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ जाएगा. वो ये है, सपोज मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, और अभी इन दो चार्ज के बीच में मीडियम एयर है. एयर इज द मीडियम. और मैंने इस लॉ को अप्लाई किया, कूलम्स लॉ को अप्लाई किया, और ये लिखा F = 1/4πε0 Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 होल डिवाइडेड बाई R². और सपोज इसका वैल्यू आ गया, मेरे को आ गया वैल्यू x न्यूटन आ गया, मेरे को x न्यूटन आ गया वैल्यू इसका. इन सब का वैल्यू मुझे पता था, डाला मैंने, x न्यूटन आ गया. अब मैंने कहा कि सेम चार्ज, इस सेम सेटअप को बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए, किसी भी तरह का कोई भी इसमें हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे. हमने इस सेटअप को इस मीडियम में डाल दिया, वाटर मीडियम में डाल दिया, किसी अदर मीडियम में डाल दिया, किसी डिफरेंट मीडियम में, किसी अलग मीडियम में इस दोनों चार्ज को हम लोगों ने पुटअप किया किसी अलग मीडियम में. लेकिन चार्ज Q1 वही रखा, चार्ज Q2 वही रखा, उनके बीच का सेपरेशन वही रखा, लेकिन मीडियम बदल गया. मीडियम, जो भी मीडियम है वो अदर देन एयर है. मीडियम इज अदर देन एयर रखा, मीडियम अदर देन एयर रखा. नाउ अगर हमने सेम प्रोसेस को प्रोसीड किया आगे, F = 1/4πε Q1 × Q2/R². डिस्टेंस भी वही रखा. सो वी वर शॉक कि इस बार जो फोर्स आ रहा था वो फोर्स इक्वल नहीं आया x न्यूटन के. ऐसा नहीं हुआ. नाउ वन थिंग इज क्वाइट क्लियर कि देयर इज सम गड़बड़ी, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है. वो क्या है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ये क्या चीज है, परमिटिविटी क्या है. ये एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम पे डिपेंड करेगा. मीडियम उसके लिए जरूरी है. मीडियम अगर चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा इसका वैल्यू. तो जो मीडियम को चेंज करने से जो चेंज नहीं हो रहा था उसका फैक्टर कौन था, उसका फैक्टर ये वाला फैक्टर था, एप्सिलॉन नॉट फैक्टर था. वो इसकी वजह से चेंज हो गया. अब इसका रोल हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, इसका रोल क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा. उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन. तो हम लोग को फील आ जाएगा इसका बेसिकली एप्सिलॉन नॉट का क्या फील है. सपोज करते हैं कि ये है हम लोग का दो चार्ज है Q1 Q2 और अभी इसके बीच में मीडियम एयर है, इनके बीच का सेपरेशन R है. तो हम लोग इसलिए फोर्स लिख सकते हैं 1/4πε0 लिखेंगे. नॉट हम तभी लिखेंगे जब एयर होगा. यहाँ पर भी हम लोग नॉट लिखा एयर मीडियम के लिए. Q1 × Q2/R².
अब अगर इसी सेटअप को किसी अलग मीडियम में रख दिया, सेम सेटअप को, इफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज इज अदर देन एयर मीडियम, अगर ऐसा हो गया, एयर से हटके आ गया, तब हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉट सिंबल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी वहां पर भी, क्योंकि वो मीडियम अलग हो चुका है, अदर हो गया है, एयर से हट गया है। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग अगर हम लोग को इस पर क्वेश्चन ही आ गया है ऐसा, तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, दैट आई नीड टू पुट आउट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। ठीक है, हम लोग कैसे हम लोग इसको रखेंगे, अगर ऐसा सुना गया तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करने वाले हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, वो ये है एफ नॉट अपॉन एफ। याद रखना है कि ये जो एफ फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, वो उस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है जिसमें मीडियम एयर को रिप्लेस करके रखा गया है। तो एफ नॉट बाई एफ, बाकी सब कुछ चीज कॉमन है, वो कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखने वाला है एप्सिलॉन, और यहाँ नीचे दिखने वाला है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं के, और इसको के भी बोलते हैं और एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। जब ये तब यूज करना है जब मीडियम चेंज होने वाला है। इस के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, ये क्वेश्चंस पे हम लोग को हमेशा दिया रहेगा प्रॉब्लम्स में। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं मीडियम वाले में, इस मीडियम में फ्रॉम इक्वेशन 2 में देख लेते हैं कि आखिर उसका कैसे वो रोल प्ले कर रहा है, अपना कैसे रोल प्ले कर रहा है। एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन के प्लेस पे वी आर गोइंग टू पुट आउट एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होने वाला है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होने वाला है, या एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। तो 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है, चार्ज वही है, तो चार्ज रिमेन द सेम अपॉन आर स्क्वायर। इस के को हम लोग आगे लेके आ सकते थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन सब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/k इक्वल टू एफ, और ये कुछ और नहीं बल्कि वो तो वही है, एयर मीडियम वाला फोर्स है। सो वी कैन राइट हियर एफ इक्वल टू एफ नॉट बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एक एस्टेरिक मार्क दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही बता रहा है, ये फैक्टर की वजह से फोर्स चेंज हो जाता है, और ये फैक्टर हमको हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा। एयर को छोड़ करके किसी भी दूसरे मीडियम के लिए, किसी भी अदर मीडियम के लिए के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा फॉर मीडियम अदर देन एयर, फॉर मीडियम अदर देन एयर के लिए के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, इसलिए किसी दूसरे मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका रोल है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि एप्सिलॉन का क्या रोल है, और इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर आप इसका यूनिट लेगा तो न्यूटन भी ले सकते हैं। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो सकता है, और डायमेंशन पूरा तो आप निकाल ही सकते हो, 11 में आपने देखा होगा। तो सर ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ का एक बेसिक फॉर्मेट। अब उसके ऊपर में हम लोग पहला एप्लीकेशन अपना लेके आए हैं। पहला ही एप्लीकेशन मतलब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर गया है, बहुत बेसिक्स बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि बेसिक बात क्या हो सकता है। दो चार्ज अगर Q1 Q2 है हमारे पास, Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन R है, तो बेसिक बात क्या होगा, सिंपल F इक्वल टू लगा के निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरह का प्रॉब्लम नहीं दिया, पहला ही प्रॉब्लम नहीं दिया, तो एक लेवल ऊपर हटके कि तीसरा चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे सो दैट कि वो जीरो फोर्स फील करेगा। तो हम लोगों का पहले अगर हम लोग वाइल्ड मेथड देखें, हीट एंड ट्रायल मेथड देख लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि अगर मान लो मैंने यहाँ सोचा कोई पॉइंट, बाहर सोचा इनके, यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे रखता हूँ ये यहाँ पे चार्ज, तो वो चार्ज वहां पे रखने पे क्या वो जीरो फोर्स फील करेगा। इसका हम लोग थोड़ा सा एक ऐसे ही देख लेते हैं, एक फील ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको तो वो इस तरफ है रिपेल करने वाला है,
और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको वो लगाएगा, वो भी उसको उधर ही रिपेल कर देगा, तो दो फोर्स तो उस पर एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा वो कभी भी यहाँ नहीं होगा और ना ही इधर होगा, कहीं पर इन बिटवीन होना चाहिए। तो सपोज करो मैं तीसरा चार्ज यहाँ पे रख लेता हूँ P, Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि यहाँ से मेरा वो चार्ज x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से वो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। नाउ अब हम लोग इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं कि कैसे ये जीरो फोर्स फील करेगा। आप देखो इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है और यही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। क्यों इसी तरफ करेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स है, ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तो सेंटर के अलोंग जो लाइन है वो ये लाइन है, तो इसी के अलोंग होगा वो फोर्स। तो इसके अलोंग इस तरफ अगर आ गया, ये F1 फोर्स बोला जा रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस तरफ डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा इस तरफ। तो यहाँ पर दो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, विच क्लियरली ऐसा हमको कॉम्बिनेशन मिल सकता है जिसमें ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, और अपोजिट तो है ही, तो जीरो हो सकता है वहां पर। तो ऐसा हम लोग ढूंढ लेते हैं कि अगर मान लो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया है, तो F1 अगर हम लोग बोल रहे हैं F1 जो फोर्स है वो Q1 की वजह से है, ड्यू टू Q1 है, तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2। तो Q1 यहाँ पर तो खुद Q1 है और Q2 यहाँ पर Q है, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम बोल रहे हैं F2 जो फोर्स इस पर लग रहा है वो Q2 की वजह से आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको F2 बोल सकते हैं K Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी कि R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों फोर्स उस पर इक्वल है और अपोजिट तो है ही, इक्वल बोल रहा हूँ, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये जो मैंने लिखा है वो तो मैग्नीट्यूड ही है। सो K Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू K Q2 इंटू Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके आगे जो भी लिखूंगा वो सब मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स खत्म हो चुका है, इतना ही फिजिक्स था इसमें। और तो इस इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर Q1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से इसका इस तरफ हम लोग खत्म कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर रिजल्ट वेरी शॉर्टली। सो वी आर गोइंग टू Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन R minus x. Now we are going to get diagonal product. So x into Q2 equal to root under Q1 into x minus root under Q1, यहाँ पे R होगा, Q1 into R minus Q1 into x। इस x को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो x root under Q1 plus root under Q2 will be equal to root under Q1 into R, and x will be equal to root under Q1 upon root under Q1 plus root under Q2 multiply by R. This will be the position, exact position of this particular charge at which it will experience zero force. So this is all about, ये तो डिस्टेंस था हम लोगों का। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली निकाल के आते हैं बड़ा चार्ज के, तो उस तरफ से Q2 से, तो R माइनस एक्स विल बी द आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये कूलम्स लॉ समझ में आया है, और इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, और अलग अलग तरीके से अलग अलग जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस एंड गिविंग यू अ गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।